जूनियर स्तर विज्ञान वर्ग में आज हम ऊतकों के बारे में जानेंगे, जिसके अंतर्गत हम लोग जंतु ऊतक और पादप ऊतकों के बारे में जानेंगे। इससे पहले कोशिका हम लोग पढ़ चुके हैं कि सजीवों के शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है और प्रायः स्वतः जनन की सामर्थ्य को रखती है। यह विभिन्न पदार्थों का वह छोटे से छोटा संगठित रूप है जिसमें वे सभी क्रियाएं होती हैं जिन्हें सामूहिक रूप में हम जीवन कहते हैं। ठीक है, तो ये जीवन की इकाई है। और कोशिकाओं का वह समूह जिनकी उत्पत्ति और कार्य समान हो, ठीक है, उन्हें हम क्या कहते हैं? ऊतक कहते हैं। यानी ऊतक क्या है? कोशिकाओं का एक समूह है जिसका एक जैसे कार्य करने के लिए बने होते हैं। अधिकांश ऊतक का आकार और आकृति एक समान होती है, परंतु कभी कभी कुछ ऊतक ऐसे होते हैं जिनके आकार और आकृतियों में असमानता पाई जाती है। चलिए अब ऊतकों के कार्यों के बारे में जानें। ऊतक पेशियों को आधार प्रदान करता है, पेड़ों को यांत्रिक सहारा प्रदान करता है, यह पौधों के आंतरिक भागों की रक्षा करता है, शरीर को आकृति प्रदान करता है, शरीर को आधार प्रदान करता है, हृदय, फेफड़े आदि जो अंग होते हैं उन्हें सुरक्षित रखने का कार्य करता है। तो ये सब कार्य हैं ऊतकों के। तो देखिए पादप ऊतक क्या होते हैं? देखिए पेड़ जो होते हैं गतिहीन होते हैं, उनमें गति नहीं होती, इसीलिए इसमें मृत कोशिकाओं से बने हुए ऊतक होते हैं जो संरचनात्मक ताकत प्रदान करते हैं। मेन क्या चाहिए? पेड़ों को संरचना चाहिए ना, तो इसलिए वो संरचनात्मक ताकत प्रदान करते हैं जिससे कि तेज हवा, तूफान, बाढ़ आदि इन प्रतिकूल प्राकृतिक परिस्थितियों का वो सामना कर सकें। इसीलिए उन्हें क्या चाहिए? संरचनात्मक ताकत चाहिए। और वनस्पति ऊतक यानी पादप ऊतक क्या होते हैं? दो वर्गीकरण होते हैं, मुख्य वर्गीकरण जो उनके हैं। एक है विभाज्योतक ऊतक जिसे कि मेरिस्टोमेटिक ऊतक भी कहते हैं, और दूसरा होता है स्थायी ऊतक। देखिए चित्र में भी आपको दिखाया गया है कि मेरिस्टोमेटिक ऊतक कहाँ पे होते हैं और स्थिर ऊतक कहाँ पे होते हैं। तो जो पहले हम पढ़ते हैं विभाज्योतक ऊतकों के बारे में। पौधों की वृद्धि कुछ निश्चित क्षेत्रों में जैसे जड़ तथा तने की कलिकाओं के शीर्ष भाग पर होती है। ऐसा विभाजन उन क्षेत्रों में पाए जाने वाले ऊतकों के कारण होता है। ऐसे ऊतकों को परिविभाजी ऊतक या निरंतर विभाजित होने वाले ऊतक भी कहते हैं। और ये कितने प्रकार के होते हैं? ये होते हैं 3 प्रकार के। पहला प्रकार है शीर्ष विभाज्योतक। यह ऊतक पादप के शीर्ष भाग और जड़ों की कोशिकाओं में पाए जाते हैं। यह ऊतक पौधे की प्राथमिक वृद्धि के लिए उत्तरदायी होते हैं। इस ऊतक का निर्माण प्राथमिक विभाज्योतक के कारण होता है। और दूसरा प्रकार होता है पार्श्व विभाज्योतक। यह तने और जड़ की मोटाई के लिए उत्तरदायी होता है, यानी कि इससे तने की और जड़ की मोटाई बढ़ती है। यह पौधे की द्वितीयक वृद्धि के लिए उत्तरदायी होता है। प्राथमिक वृद्धि के लिए क्या होता है? शीर्ष विभाज्योतक, और द्वितीयक वृद्धि जो होती है उसके लिए कौन सा होता है? पार्श्व विभाज्योतक। यह कार्क कैम्बियन के रूप में छाल के नीचे पाया जाता है। और तीसरा प्रकार होता है अंतर्वेशी विभाज्योतक। किसी पौधे की गांठ के पास नई शाखा या पत्ती के निकलने के लिए यह उत्तरदायी होता है। अंतर्वेशी विभाज्योतक ऊतक पर्व संधियों पर पाया जाता है। ये घास कुल, चावल, मक्का, गन्ना आदि के पौधों में पाया जाता है। तो ये 3 प्रकार हैं विभाज्योतक ऊतकों के। अब है स्थायी ऊतक। विभाज्योतक द्वारा निर्मित कोशिकाओं के समूह को जो आगे विभाजित नहीं हो सकती, यानी पहले तो विभाज्योतक ऊतक ही थे, जब वो बढ़ते गए उसके बाद ऐसी कोशिकाएं बना दी जो अब आगे विभाजित नहीं हो सकते, यानी कि स्थिर हो गए, तो वो स्थायी ऊतक कहलाते हैं। इनमें रिक्तियां युक्त कोशिका द्रव होते हैं। तो विभाज्योतक ऊतक से बनी हुई कोशिकाएं जो आगे
विभाजित नहीं होती, उन्हें स्थायी ऊतक कहते हैं। और ये जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं, मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, और भी वर्गीकरण सोच सकते हैं, लेकिन दो प्रकार होते हैं, एक सरल और एक होता है जटिल। तो आइए इन दोनों के बारे में पढ़ें। सरल ऊतक जो होते हैं वो स्थायी ऊतक जिनमें सभी कोशिकाएं संरचना और कार्य में समान होती हैं, उन्हें क्या कहते हैं? सरल ऊतक कहते हैं। यानी कि उसकी जितनी भी कोशिकाएं होंगी वो संरचना में और कार्य करने में एक समान होंगी। ये तीन प्रकार की होती हैं। कौन कौन से होते हैं? एक होते हैं आपके पैरेनकाइन, दूसरा कोलेनकाइन, तीसरा स्केलेनकाइन। ठीक है, तो ये आपके तीन प्रकार हो गए स्थायी ऊतकों के। चलिए अब एक एक करके इन्हें जाने। पहले पैरेनकाइन, यह एक जीवित सरल स्थायी ऊतक होते हैं जो पतली भित्ति वाली कोशिकाओं से बने होते हैं। ये प्राथमिक ऊतक या भरण ऊतक भी कहलाते हैं। यह कार्टेकेस, पित्त, पालिस्टे, मेसोफिल और पुष्प के कुछ अन्य भागों में उपस्थित होते हैं। यह अधिकांशतः भरण ऊतकों द्वारा निर्मित होते हैं। पैरेनकाइन पादप अंगों का मुख्य भाग होता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका पैरेनकाइन के बारे में। अगला है कोलेनकाइन। कोलेनकाइन एक सरल जीवित यांत्रिक ऊतक होते हैं। इसकी कोशिका मोटी प्राथमिक गैर लीनित भित्ति वाली अधिक या कम लंबी कोशिकाओं से बनी होती है। अंतरा कोशिकीय स्थान इसमें अनुपस्थित होता है। तो ये आपका हो गया कोलेनकाइन के बारे में। अब तीसरा स्केलेनकाइन के बारे में पढ़ते हैं। ये कुछ या कई गत वाली मोटी और लिन्नित कोशिका भित्ति वाली लंबी संकीर्ण कोशिका होती है। यह मृत कोशिकाओं से बनी होती है। किसी भी प्रकार की उपापचयी क्रिया इसमें नहीं होती है। यह यांत्रिक दक्षता और सहारा प्रदान करती है। तो ये आपके सरल ऊतकों के तीनों प्रकार हो गए। चलिए अब जटिल ऊतकों के बारे में जानें। जटिल ऊतक एक से अधिक प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। यह मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, एक होता है जाइलम और एक होता है फ्लोएम। तो जाइलम जो होता है वो जल का वाहन होता है और जो फ्लोएम होता है वो भोजन का वाहन होता है। यानी कि जाइलम पूरे पौधे में जल पहुंचाता है और फ्लोएम जो होता है वो भोजन पहुंचाता है। इन दोनों में देखिए क्या अंतर होता है। जाइलम जो होता है जड़ से पत्तियों तक अन्य भागों में जल तथा घुले हुए लवण जो होते हैं वो परिवाहित करता है। और फ्लोएम भोजन पदार्थ को घुली अवस्था में पत्तियों के पादप के दूसरे सिरों पर परिवाहित करता है। जाइलम में पदार्थों का परिवहन वाहिकाओं और वाहिनियों द्वारा होता है जो मृत ऊतक होते हैं, जबकि फ्लोएम में पदार्थों का परिवहन चालनी ट्यूबों द्वारा सहचर कोशिकाओं की मदद से होता है जो जैव कोशिकाएं हैं। और जो वैश्व उत्सर्जन पुल के कारण, जो वैश्व उत्सर्जन होता है उसके कारण ऊपर की ओर जल तथा घुले हुए लवण का चलना संभव हो पाता है। यह पत्ती की कोशिकाओं से जल अणुओं के बाष्पन से उत्पन्न खिंचाव के कारण होता है। यानी कि जो जाइलम पानी पहुंचाता है वो बाष्पोत्सर्जन के कारण पहुंचाता है। और फ्लोएम जो होता है इसमें स्थानांतरण में पदार्थ फ्लोएम ऊतक में एटीपी ऊर्जा का इस्तेमाल करते हुए होता है। यह परासरण दाब बढ़ा देता है जो फ्लोएम से पदार्थ को ऊतक की ओर भेजता है जिसमें दाब कम होता है। जहाँ दाब कम होता है वहाँ पे ये पदार्थों को भेज देता है। जल का परिवहन सरल भौतिक गति के अंतर्गत होता है। ऊर्जा खर्च
नहीं होती, जबकि फ्लोएम का स्थानांतरण की क्रिया जो होती है उसमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। चलिए अब जंतु ऊतकों के बारे में जानें। बहुकोशिकीय जंतुओं में पाई जाने वाले ऊतकों को 4 श्रेणी में रखा गया है। पहला है एपिथीलियम ऊतक। एपिथीलियम ऊतक शरीर और अंगों का बाह्य हिस्सा बनाते हैं। यह पूरे हिस्से का बाहरी आवरण बनाते हैं, अतः इसे आवरण ऊतक भी कहते हैं। खोखले अंग जैसे मुख गुहा, अमाशय, आंत, श्वसन नली, फेफड़े, रक्त नलिका आदि के भीतरी हिस्से भी इसी ऊतक के बने होते हैं, यानी एक तरह से प्लास्टर का काम करती है। जैसे किसी बिल्डिंग में प्लास्टर होता है, उसी तरीके से ये एपिथेलियम ऊतक होता है, ये पूरे शरीर का प्लास्टर कर देती है। और दूसरा है संयोजी ऊतक। संयोजी ऊतक क्या करता है? शरीर के विभिन्न अंगों को एक दूसरे से जोड़ने का काम करता है। ऊतकों से ऊतक को जोड़ेगा, अंगों से अंगों को जोड़ेगा। कैसे जोड़ेगा? ये 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है अंतरलीय ऊतक, दूसरा होता है कंकाल ऊतक जिसे हम अस्थियां और उपास्थियां कहते हैं, और तीसरा होता है तरल ऊतक या संवाहनी ऊतक। यानी कि ये ऊतक जो हुए वो 3 प्रकार के हैं। पहला प्रकार है अंतरालीय ऊतक। ये त्वचा के नीचे पेशियों के बीच बीच में तथा रक्त वाहिनियों और तंत्रिकाओं के चारों ओर पाए जाते हैं। अस्थि और उपस्थिति में अस्थि जो होती है वो कठोर होती है, जो हड्डियां होती हैं वो हो गई। ये कैल्शियम और खनिज इसमें पाया जाता है। यह दृढ़ होती हैं और शरीर को ढांचा, यानी कंकाल जो होता है वो क्या करता है? ढांचा प्रदान करता है। उपस्थिति और उपास्थि जो होता है वो लचीली होती है। जैसे कान जो होता है, कान का बाह्य आप देखोगे ये आपका उपास्थि से बनता है, ठीक है। तो एक हो गई आपकी अस्थि, एक हो गई आपकी उपस्थि, और तीसरा है रक्त। रक्त क्या होता है? रक्त जो तरल अवस्था में पाया जाता है। ये भी एक ऊतक है। कैसा है? रक्त जो है एक तरल ऊतक है जो हमारे पूरे शरीर में फैलता है और सबको संयोजी करके रखता है। इसके 3 भाग हैं, एक लाल रक्त कणिका, श्वेत रक्त कणिका और प्लेटलेट्स। ठीक, ये 3 भाग होते हैं रक्त के। और अगला भाग होता है पेशी ऊतक। पेशी ऊतक क्या होते हैं? वे ऊतक होते हैं जिससे जंतुओं के शरीर की पेशियां निर्माण होती हैं। ये कोमल होते हैं और इनके कारण इसमें संकुचन की क्षमता होती है और इसी के कारण शरीर को गति संभव होती है। यही गति का कारण होता है। जैसे ये मांसपेशियां कहते हैं हम, जैसे मांसपेशी, तो यही है हमारी पेशीय ऊतक का। और ये 3 प्रकार की होती हैं। पहला प्रकार हुआ रेखीय पेशीय ऊतक, जिसे हम ऐच्छिक ऊतक भी कहते हैं। ये पेशियां जो होती हैं वो हमारी इच्छा के अनुसार गति करती हैं। जैसे हमारे हाथ और पैर हैं, जैसा हम चलाना चाहें वैसे हमारी इच्छा के अनुसार ही ये चलेंगी। ये पेशियां काफी मजबूत होती हैं और ये कंकाल से जुड़ी हुई होती हैं। ये हमारी इच्छा चलती हैं, इसीलिए इन्हें हम कहते हैं ऐच्छिक पेशी। दूसरी है अरेखीय पेशी ऊतक, यानी कि अनैच्छिक पेशी। यानी ये ऐसी हैं जो हमारी इच्छा से नहीं चलते, अपने आप होता है ये काम। जैसे कि आहार नली में भोजन का खिसकना, रक्त नलिका का प्रसार और संकुचन होना, ये गति जो है ऐच्छिक नहीं है, हमारी इच्छा के अनुसार प्रारंभ या बंद नहीं हो सकती। इसीलिए इसमें पाई जाने वाली जो पेशियां होती हैं उन्हें अनैच्छिक पेशी, अरेखीय पेशी कहते हैं। और जैसे मूत्र वाहिनी है, इसमें भी यही पेशी पाई जाती है। इसकी कोशिकाएं लंबी और सिरा जो होता है वो नुकीला होता है। हृदय पेशी ऊतक, यह पेशीय ऊतक जो है जीवन भर लयबद्ध होकर प्रसार और संकुचन करती रहती है। इसकी रचना जो होती है रेखीय पेशी की तरह मजबूत और कार्य जो होता है वो आरेखीय पेशी के समान होता है, इसीलिए इसे अलग रखा गया है हृदय पेशी ऊतक को। इसमें रेखीय और आरेखीय दोनों के गुण पाए जाते हैं, है ना। मजबूत होती है रेखीय की तरह, लेकिन काम करती है आरेखीय की तरह। और चौथा है तंत्रिका ऊतक। यह विभिन्न प्रकार के उद्दीपनों को शरीर के एक भाग से दूसरे भाग तक पहुंचाने का काम करती है। शरीर के विभिन्न अंगों के कार्य में समन्वयन भी स्थापित करता है। जैसे कि क्या होता है कि कोई चीज हमें आके टकरा रही है तो एकदम क्या होगा, हमारी आंखें देखेंगी और शरीर को ये संदेश दे देगी कि आपको दूसरी तरफ झुकना है, यानी कि एक अंग को दूसरे अंग तक जोड़ रही है। और तंत्रिका ऊतक जो होती है वो तंत्रिकाओं कोशिकाओं से मिलकर बनी होती है, जिन्हें हम न्यूरॉन कहते हैं। प्रत्येक न्यूरॉन का मुख्य भाग तंत्रिकाकाय कहलाता है। तंत्रिकाकाय में अनेक धागे जैसी संरचनाएं निकली होती हैं, जिन्हें हम
डेंड्रान कहते हैं। तंत्रिकाएं का एक प्रबंध मोटा, लंबा व छोर पर शाखान्वित होता है। इसे तंत्रिकाश या फिर एक्सान कहते हैं। तंत्रिकाएं में एक स्पष्ट केंद्रक होता है। एक कोशिका का तंत्रिकाश दूसरी कोशिका के डेंड्राइट के संपर्क में रहता है। इस प्रकार शरीर में तंत्रिकाओं का एक जाल सा बना होता है। मस्तिष्क तथा रीढ़ रज्जु भी तंत्रिका ऊतक के बने होते हैं। तो बच्चों, आज हमने ऊतकों के बारे में जाना। फिर मिलेंगे किसी और विषय की वीडियो के साथ। धन्यवाद।